हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। और आज के इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये जनरल नॉलेज के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज नहीं कह सकते जनरल साइंस के, क्योंकि आपको पता है कि डीडीयू यूनिवर्सिटी में जनरल स्टडीज से क्वेश्चन लगभग 10 आते हैं। ठीक है, इस बार नया सिलेबस की वजह से 10 आ रहे हैं, नहीं तो पहले 15 आते थे। ठीक है, तो ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे ना, तो पक्का है कि आपका उसमें से 5 क्वेश्चन तो जरूर मैच कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे के भी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, सीरीज में बना के रखे हुए हैं, उन्हें भी आप जाके देखें, मेरे चैनल पे क्लिक करें, उससे आप वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा इसी के साथ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल का जो टारगेट है वो 500 सब्सक्राइबर का है। अभी मैंने चैनल मुझे 1 साल शुरू किए हुए हो गया, लेकिन तो लोग वीडियो जरूर देखते हैं मेरे चैनल पे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द यूनिट ऑफ वर्क इज, कि वर्क का यूनिट होता क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क का जो यूनिट होता है ना, वो जूल होता है, क्योंकि न्यूटन तो फोर्स का होता है, वाट जो है कि पावर का होता है, और डाइन जो होता है वो भी फोर्स का ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जूल। ठीक है, तो आप जूल पे क्लिक करें। ठीक है, या फिर OMR शीट पे आप जब भर रहे हैं, ठीक है, तो जूल पे जो है कि OMR शीट भरें। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका आता है कि द इलेक्ट्रिक करेंट इज, तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, या फिर सेम होता है। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता क्यों है, चूँकि आपको पता होगा कि ये एक स्पेसिफिक पहले से हमें पता होता है कि अगर देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर इधर है तो जो करंट का डायरेक्शन लेते हैं आई इधर लेते हैं। इसका मतलब ये पहले से ही स्पेसिफिक है कि इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पहले से ये पता है, ये प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की। ठीक है, सॉरी, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी इन क्वांटिटीज की, कि अगर ऐसा कंडीशन आता है तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में पूछा है विद कन्वेंशनल सिंबल द मिरर फार्मूला इज, तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा कि जो मिरर फार्मूला होता है, ठीक है, वो आपका होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा सी। सी विल बी इट्स राइट आंसर। ठीक है, तो आप जो है कि सी पे जो है कि OMR शीट में भरें, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लेंस फार्मूला भी होता है जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट होगा, ठीक है, ये मिरर फार्मूला पूछा है, इसलिए 1/f प्लस इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होगा। ठीक है, और इसी के साथ आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें छुपी हुई हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी होता है उसका वेट सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है। यहाँ पे अर्थ की बात कर रहा है कि इक्वेटर पे होता है, या फिर पोल पे होता है, या फिर वो मतलब कांस्टेंट होता है उसका वेट, या फिर ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि कांस्टेंट होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मास हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो वेट होता है ना, उसकी जो फार्मूला होता है m/g। मास तो सभी बॉडी का सेम होता है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी हमेशा चेंज होता है। ठीक है, तो ग्रेविटी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ वेट मैक्सिमम होगा। तो जो ग्रेविटी ज़्यादा होता है ना, वो पोल पे होता है, यानी कि जो अर्थ होता है, ठीक है, इसके पोल पे, ठीक है, ये तो आपका इक्वेटर होता है अर्थ का, और ये पोल होता है। यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है ना, वो आपकी मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसलिए इसका वेट जो होगा मैक्सिमम होगा आपका पोल पर। ठीक है, यानी कि अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे कि ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ होता है, तो आप मार सकते हैं कि हाँ, ग्रेविटी पोल पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ भी है। ठीक है, BHU में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ होती है, तो आप पोल पे मारेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी कि आई और एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब ये किस टर्म को बता रहा है। ठीक है, तो ये जनरली टॉर्क को बताता है। ठीक है,
टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो इसका लेंथ तो हो नहीं सकता है और एंगुलर मोमेंटम भी नहीं हो सकता है और फोर्स तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है कि एक ट्रांसलेशनल की तरह काम करता है, ठीक है, लेकिन टॉर्क क्या होता है यहाँ पे एंगुलर की तरह काम करता है, इसलिए टॉर्क इसका आंसर होगा, ठीक है। और आपको ये फार्मूला याद भी होना चाहिए क्योंकि ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कि मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है कि बीएचओ में भी पूछ चुका है और डीडीओ में भी पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोबाल्ट 60, ठीक है। जो कोबाल्ट 60 होता है, ठीक है, ये यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। यहाँ पे 60, 24, 131 और 32 जो लिखा हुआ है ये इसके एटॉमिक मास लिखे हुए हैं, ठीक है। और फिर आते हैं 7th वाले क्वेश्चन पे। 7th वाले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि द रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू, कि यानी कि रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सरफेस टेंशन, ठीक है। बहुत लोग ग्रेविटी सोचेंगे, लेकिन अगर ग्रेविटी की वजह से रेन ड्रॉप स्फेरिकल होता, इसका मतलब कोई भी बॉडी जब ऊपर फेंकते हैं तो उस पर ग्रेविटी लगती है हमेशा, किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे ग्रेविटी लगेगा, ठीक है। तो इसका कोई भी बॉडी फेंकते तो वो स्फेरिकल हो जाती, लेकिन कोई भी बॉडी स्फेरिकल होती नहीं है, ठीक है, इसलिए ग्रेविटी आंसर होगा नहीं। और एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से ये होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। और विस्कोसिटी तो दूसरा चीज़ है, विस्कोसिटी जनरली हम लिक्विड में पाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सरफेस टेंशन, ठीक है। मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो एक आप काम कर सकते हैं कि मेरे सपोर्ट में आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बस इतना ही मेरे लिए सपोर्ट करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन कि द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, ठीक है, यानी कि विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट ये भी है, ठीक है। क्योंकि मैं जनरली यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही यहाँ पे कवर करने की कोशिश करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल आए हुए हैं उन्हीं को मैं बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए ठीक है जब मैं बता रहा हूँ तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना ये सब के सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 9th वाला देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड वेव रेंज बिटवीन, यानी कि जो हम आवाज़ सुन सकते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितने के बीच में होती है, ठीक है, यानी कि हम मतलब कितने के बीच में हो कि हम उस साउंड को सुन पाएँ। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि 20 हर्ट्ज से और 20 किलो हर्ट्ज के बीच में अगर फ्रीक्वेंसी रहता है तो हम उसे सुन पाते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो आपका होगा वो होगा ए, ठीक है, यानी कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। और उसके बाद से 10th में आते हैं। 10th में पूछा हुआ है कि साउंड वेव इज, कि साउंड वेव क्या होता है। तो साउंड वेव जनरली लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है। ये तो आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है इसलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि साउंड वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो आइए देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से पहले लिखा है, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव हैज इट्स फ्रिक्वेंसी, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव के पास फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव वो वेव होता है ना जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, यानी कि मोर देन 20 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये आप जब बीएससी में पढ़ेंगे ना तब भी ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट ना आपके वहाँ भी यूज होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जानिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि बस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ये जनरल साइंस के क्वेश्चन ये हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, अगर आप फिजिक्स स्ट्रीम से आगे जाना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद से आते हैं यहाँ पे 12th क्वेश्चन, ठीक है। 12th क्वेश्चन तो मतलब 3-4 बार पूछ चुका है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है डेसिबल इज द यूनिट ऑफ डेसिबल जो है कि किस चीज़ का यूनिट होता है, किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डेसिबल होता है, ठीक है। पहली बात स्पीड का तो होगा ही नहीं, ठीक है, और साउंड का तो मतलब कुछ बात ही नहीं बन रहा है, ठीक है। साउंड का मतलब यूनिट क्या होता है, कुछ नहीं। साउंड की कहता है फ्रिक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, तो हम बताते इस साउंड का यूनिट कुछ नहीं होता है, सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, टेक्निक पता होना चाहिए कि जो एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, आप कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी टेक्निक आपको पता होना चाहिए। ये जो है कि टेक्निक बहुत काम आता है अगर आपको एलिमिनेशन आता है, यानी कि आपको नॉलेज है, ठीक है। वरना आप जो एक बस तुक्का लगा के आएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, गलत हो ही जाता है तुक्का मारने पे, ठीक है। अगर माइनस मार्किंग होता है तो और ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। तो
एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप DDU यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जनरल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आप एक काम करिए कि जो भी जो इम्पोर्टेंट डेट होते हैं, जैसे कि नेशनल साइंस डे कब होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है, वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। हमेशा मतलब एक दो क्वेश्चन तो हमेशा रहता ही है। और दूसरे प्रकार का क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे पूछेगा कि IISc कहाँ पे स्थित है, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। दूसरा पूछेगा कि आपका DRDO कहाँ पे स्थित है, इसरो का कहाँ कहाँ मतलब हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो ऐसा मतलब पूछता है कि ये पोजीशन कहाँ पे इसका है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, तो लगभग आप 3 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप मतलब पढ़ते हैं तो, ठीक है। उसके बाद 13 क्वेश्चन आइए देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आप इसमें बताएंगे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है 310 केल्विन, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। वो सोच रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो जो भी यूनिट, जो भी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, 310 केल्विन जो होता है ना, वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और जो 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन जो होता है, केल्विन होता है, वही आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने खुद से बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सके काफ़ी ईजिली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछा हुआ है द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज। तो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो किसी भी बॉडी का हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है आपका -27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसा मतलब ये हाइपोथेटिकल माना गया है कि इस टेम्परेचर पे इससे नीचे टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आते हैं 15 नंबर पे, ठीक है। इसने पूछा था SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अच्छे तरीके से कि SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है कितना है, ठीक है। तो जो SI यूनिट होता है टेम्परेचर का, वो होता है केल्विन, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तो इसके दूसरे यूनिट होते हैं, यानी कि वो CGS में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो SI यूनिट होता है, जो मेनली यूज होता है, वो होता है केल्विन। और अगर आपको ये पता हो कि यहाँ पे मान लीजिए अगर दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको क्या करें, 27 से प्लस कर दें, ठीक है। तो आपका ये क्या आ जाएगा, केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 310 केल्विन। इस बार से केल्विन और सेल्सियस को आपस में कन्वर्ट करते हैं। तो आपसे एक मतलब यहाँ पे मतलब मिलेंगे आपसे 2 दिन के बाद मिलेंगे, ठीक है, जब आप मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बात ये है भाई ना कि मतलब यार चैनल में मतलब बना रहे हैं वीडियो, लेकिन कोई सब्सक्राइब कर नहीं रहा है, मतलब वीडियो लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होने लगता है, ठीक है। ये वीडियो इतना अच्छे हम मतलब वीडियो लाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, फिर भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मिलेंगे नेक्स्ट मतलब 2-3 दिन के बाद आपसे मिलेंगे, ठीक है। एक अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे, एक अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।